जय हिंद। A1 एडवांस क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के अगले इस वीडियो में देखेंगे ब्लड के बारे में। रुधिर क्या है, रुधिर के कार्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। रुधिर की खोज के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। और इसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10 में हो, क्लास 10 में हो, बोर्ड एग्जाम के मायने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की, तब पर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको यहाँ पे। तो आइए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रुधिर क्या है, क्योंकि सबसे पहले यही पूछा जाता है भाई क्या है ये रुधिर। तो रुधिर अगर हम देख लें तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है दोस्तों? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का कार्य करता है। यह हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों और गैसों का परिवहन करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में भी इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लड का क्या कार्य होता है। तो देख लेते हैं इसका कार्य। दोस्तों, सबसे पहले गैसों का परिवहन, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, ये जाता है हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद वहां पर जो कूपिकाएं होती हैं, एल्वोलाई होती है, वहां पर ब्लड होता है, और वो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाते हैं, और कोशिकाएं उनसे क्या ऊर्जा प्राप्त करती हैं, ठीक है। तो यह गैसों का परिवहन करने का कार्य करता है। दूसरा दोस्तों हमारा है पोषक तत्वों का परिवहन, यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना, तो उसमें जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में हमारी रसांकुर होते हैं। अब ये रसांकुर जो होते हैं उनमें ब्लड नलिकाएं होती हैं, और वो ब्लड नलिकाओं में ब्लड भरा होता है, और जब रसांकुरों द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है तो वह ब्लड में जाती हैं, और ब्लड उनको ले करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाती है, और कोशिकाओं को उनको ये पोषक तत्व प्रदान करती हैं, ठीक है। अगला जो कार्य है ब्लड का दोस्तों, वह है ताप नियंत्रक। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वह हमारा ब्लड ही नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रण करता है ब्लड, ठीक है। अगला जो कार्य है हमारे ब्लड का, वह है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। यानी उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर अनुपयोगी तत्व होते हैं, उन कुछ उसमें से कुछ पदार्थों का परिवहन भी हमारा ब्लड करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा गया है ब्लड का पीएच मान, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, कंपैरेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4, और 7.4 जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। दोस्तों, अगला हम बात करते हैं रुधिर के अध्ययन को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन कि रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, रुधिर के अध्ययन को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, कि रुधिर अध्ययन क्या कहलाता है। तो रुधिर अध्ययन जो होता है हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला हमारा है निर्माण, कि दोस्तों इसका निर्माण कहाँ होता है। जो हमारा ब्लड होता है उसकी निर्माण हमारे बोन मैरो, यानी जो हड्डियां होती है ना, जैसे ये हड्डी है ना, तो ये हड्डियों के बीच में स्पेस होता है, खाली स्थान है। बोन मतलब क्या होता है? बोन मतलब होता है हड्डी, और मैरो मतलब होता है खाली स्थान। मैरो मतलब होता है मज्जा, यानी खाली स्थान। बीच हड्डियों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसी को हम कहते हैं बोन मैरो, और उसी में हमारे ब्लड का निर्माण होता है। आप देखोगे ब्लड में पतले पतले स्पेस होते हैं, जगह हम कह सकते हैं छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और उन्हीं से ब्लड का जब निर्माण होता है तो फिर वहीं से वो निकलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ब्लड का निर्माण होता है वो हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भ्रूण की अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है। जब कोई संतान भ्रूण की अवस्था में होता है तो उस टाइम में
क्योंकि हड्डियां तो उस समय बहुत कमजोर होती हैं ना, है ना, तो उस समय उसमें निर्माण होता नहीं है, तो ब्लड कहाँ पे बनता है फिर भ्रूण की अवस्था में। तो भ्रूण की अवस्था में जो ब्लड बनता है वो यकृत के यानी लीवर के मेसोडर्म में होता है। ये चीज याद रखिएगा, भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण यकृत के मेसोडर्म में होता है। ठीक है, यकृत के मेसोडर्म कोशिकाओं में होता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो जो पुरुष होता है, पुरुष में लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है, और महिलाओं में ये जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी 5 लीटर के समथिंग होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारे वेट का लगभग 7% भाग जो होता है वो ब्लड होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, रुधिर परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ने लगेंगे तो उसको हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रुधिर वर्ग के बारे में भी अभी हमें आगे पढ़ना है। तो आगे हम देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों ब्लड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं में। ठीक है, तो हमारा जो रुधिर होता है वह द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था में रहने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है प्लाज्मा का होता है। अगर प्लाज्मा हमारे रुधिर में नहीं पाया जाता तो यह द्रव की अवस्था में नहीं होता। ब्लड हमारे तरल अवस्था में है, उसका मेन कारण होता है प्लाज्मा। हमारे ब्लड का लगभग 55 से 60% भाग जो होता है वह होता है प्लाज्मा का, और लगभग 40 से 45% भाग जो होता है वो होता है रुधिर कणिका। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीले रंग का होता है, यह हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में 90% जल और 10% अन्य पदार्थ होते हैं, और वो जो अन्य पदार्थ होते हैं उन अन्य पदार्थों में दोस्तों 2% जो होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है, और 8% जो होता है वो प्रोटीन होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उस 8% जो प्रोटीन होते हैं उस पर मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन जो होता है वो हमारे शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, और जिसे हम परासरण दाब कहते हैं, है ना। अब ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी का काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, और हमारा जो फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त का थक्का बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में ये ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर कणिकाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी लाल रुधिर कणिका, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसका जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है ये कैसा होगा, लाल होगा। तो लाल किसके कारण होता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण। कभी कभी पूछा जाता है हमारा रुधिर यानी मनुष्य का रुधिर लाल क्यों होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण ये होता है लाल। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है, और इसकी जो संरचना होती है, आरबीसी की जो संरचना होती है गोल तस्तरी नुमा संरचना होती है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा का मतलब मैंने बताया पहले ही कि अस्थि बोन मतलब होता है अस्थि यानी हड्डी, और मैरो मतलब होता है मज्जा यानी हड्डियों के बीच का खाली स्थान। तो हमारे ब्लड का जो निर्माण होता है वह हड्डियों के बीच जो खाली स्थान होता है, जैसे आप मांस वगैरह जो खाते हैं देखते हैं कि हड्डियों को जब हम तोड़ते हैं तो बीच में खाली स्थान होता है, उसी खाली स्थान में ब्लड का निर्माण होता है, और उसमें देखेंगे पतले पतले वहां पे छिद्र जैसी संरचना दिखाई देती है जहां से ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मृत्यु की। तो मृत्यु दोस्तों होती है स्प्लीन यानी प्लीहा में।
और जीवन काल जो इसका होता है 100 से 120 दिन का होता है। और रोग यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी अरक्तता। अरक्तता का मतलब जिसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जॉन्डिस यानी पीलिया भी हो जाता है इसकी कमी से। अब हम आगे बात करते हैं WBC की। WBC यानी श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पकल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आकार जो होता है दोस्तों, ये आकार में तो सबसे बड़ी होती है इन सब में, लेकिन संख्या में सबसे कम होती है। आकार में बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। निर्माण इसका बोन मैरो और कभी कभी लीवर या फिर स्प्लीन में भी हो जाता है। इसको जो जीवन काल होती है दोस्तों 3 से 4 दिन की होती है। और संख्या में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संख्या में ये कम होते हैं, तो इसकी संख्या 5000 से कम से कम 5000 और मैक्सिमम 11000 होनी चाहिए, ठीक है। यह रोगों के संक्रमण से हमको क्या करता है, बचाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि WBC में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है हमारे शरीर को। या अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी सही है, हमारे शरीर में WBC की मात्रा सही है, तो हमारे शरीर जो होती है रोगाणुओं से लड़ सकती है। यानी कोई रोग कारक आएगा हमारे शरीर में, तो उससे हमारी कोशिकाएं लड़ सकती हैं, हम और बीमार नहीं होती हैं। लेकिन अगर WBC की संख्या कम रहेगी दोस्तों, तो कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी रोगाणु आएगा, हमारे शरीर को आसानी से ग्रसित कर लेगा, आसानी से बीमार कर देगा। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ाने के लिए अगर हम सही से बढ़ा लेते हैं, तो हम बहुत ही स्ट्रांग रह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमारी शरीर रोगों से लड़ सकती है, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु की, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो कहीं कहीं से बिंबाणु के नाम से पूछ लेता है, तो बिंबाणु नाम से सुन करके कंफ्यूज नहीं होना है, हम प्लेटलेट्स को ही बिंबाणु के नाम से जानते हैं। इसका जो जीवन काल होता है लगभग 7 दिन यानी 1 सप्ताह के समथिंग होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। निर्माण जो इनका होता है बोन मैरो में होता है। हाँ दोस्तों, यहाँ से एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि प्लेटलेट्स किस बीमारी में अत्यधिक तीव्र गति से कम होने लगता है। तो दोस्तों, डेंगू और चिकनगुनिया जो होते हैं, यह दोनों मच्छर के काटने से होते हैं, और इन दोनों में हमारी प्लेटलेट्स जो होती है बहुत तीव्र गति से घटती है दोस्तों, ठीक है। तो हमको मच्छर जो होते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमारियों के कारण बनते हैं, इंसान की मृत्यु का भी कारण मच्छर ही होते हैं, बहुत अधिक मृत्यु के कारण मच्छर होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे अन्य जहरीले जानवरों के काटने से इंसान की मृत्यु बहुत कम होती है, यानी कभी कभी सुनने को मिलता है, लेकिन मच्छर के काटने से मृत्यु बहुत अधिक होती है। लोग बीमारियों से बहुत ज़्यादा मरते हैं, और बीमारियों में ज़्यादातर योगदान जो होता है मच्छर का होता है। इसलिए हम सभी या आप भी मच्छरदानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों बता दें कि डेंगू जो होता है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। अब एडीज में मादा जरूर लगा देना, क्योंकि मादा मच्छर ही काटती है ना। तो मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन कभी कभी कोई पूछ देता है, भाई मादा मच्छर ही क्यों काटती है। तो मादा मच्छर को कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर से हमारे ब्लड से वो लोग लेती हैं। क्योंकि मादा मच्छर को जनन करना होता है ना। नर को तो करना नहीं होता है, वो फूलों से वो ले लेते हैं पोषक तत्वों को, लेकिन जो मादा मच्छर होती हैं उनको जनन करना होता है, जिसके लिए कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, और वो हमारे ब्लड से वो लेती हैं, ठीक है, इसलिए काटती हैं। और मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। और कभी कभी पूछता है, कभी क्या बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और डेंगू जो होता है या चिकनगुनिया जो होता है वो
एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी ब्लड्स। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी प्रकार के सुझाव हो, किसी प्रकार के डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और उसका रिप्लाई भी हम पूरा का पूरा देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, और बहुत जल्द हम एक हेल्पलाइन नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे आप लोगों से। किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और नोट्स वगैरह भी हम कुछ अवेलेबल कराएंगे वहाँ पर। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।